हेलो गाइस, आखिरकार एडवांस 2021 हो ही गया। और मैंने वैसे तो नीट का भी जब पेपर हुआ था तो अपने चैनल पर ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन सोल्व करके दिए थे। आज एडवांस का हुआ है तो उसके भी ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। पेपर मेरे हाथ में नहीं है, नीट का पेपर मेरे हाथ में था। जैसा मुझे बच्चों ने बताया है उनसे मिली इंफॉर्मेशन के बेस पर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। हालांकि आप देखते तो नहीं हो मेरा चैनल ज्यादा, मुझे व्यूअर ही नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो भी देखते हैं उनके लिए ये बड़ा हेल्पफुल है। मैं चाहता हूं कि ये नीट वाले बच्चे भी देख ले जिन्हें 2022 में बैठना है, उनको भी यहाँ से काफी मैं नॉलेज देने वाला हूँ। आज के पेपर में बहुत कुछ, पेपर में मतलब जो डिस्कशन है उसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। सब देखिए, ऐसा कहने से फायदा कुछ है नहीं क्योंकि देखते नहीं हो आप, लेकिन फिर भी मेरा काम है चैनल को अपडेट करते रहना। तो पहला सवाल जो मुझे मेरे सामने आया है वो ये है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ मीसोब्यूटेन 2,3 डाइओल। इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना है। यहां पर दो बातें अंडरलाइन करने वाली है, एक तो मोस्ट स्टेबल बनाना है और दूसरा मीसो बनाना है। बच्चों ने हमें बताया है कि जो पेपर में ऑप्शन दिए गए थे वो कैसे थे, न्यूमैन प्रोजेक्शन में थे, मतलब 100 हार्स में नहीं थे, न्यूमैन में थे। तो मोस्ट स्टेबल हो मीसो हो। ये कंपाउंड है ब्यूटेन 2,3 डाइओल। मैंने जो स्टार कार्बन किए हैं ये कायरल सेंटर है। अगर इसमें दो कायरल सेंटर है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो आप जानते हैं कि ये तीन स्टीरियो आइसोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसमें एक पेयर ऑफ एनंटियोमर होगा और तीसरा होगा मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड की मिरर इमेज भी मीसो होती है, इसलिए इसके चार नहीं बनेंगे, तीन स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। फिलहाल तो मुझे क्या करना है, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना है। तो मान लीजिए मैंने इधर से देखना शुरू किया और ये फ्रंट कार्बन मान लेता हूं इस कायरल सेंटर को। तो फ्रंट कार्बन डॉट से शो करते हैं, ये रहा CH3, मैंने मिथाइल बना दिया। और एक आ गया मेरे सामने बच्चों क्या, H, और एक मेरे सामने क्या आ गया, OH। ये फ्रंट कार्बन था। अब मैं लेता हूं रियर कार्बन। रियर कार्बन पे भी क्या लगे हैं, यही तीन ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन मुझे बनाना है मोस्ट स्टेबल। सुनो भाई, वैसे तो मोस्ट स्टेबल क्या होता है, एंटी होता है, लेकिन ये तब तक सत्य है जब तक कि हाइड्रोजन बॉन्ड ना बन रहा हो। यहां दोनों OH हैं, OH OH हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो यहां जो स्टेबल फॉर्म होगी वो गोच फॉर्म होगी, गोच। तो गोच बनाने के लिए मैं यहां से क्या करूंगा, ये OH मैं यहां लगा दूंगा। अब देखो इनके बीच यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, स्टेबल है। लेकिन मुझे मोस्ट स्टेबल भी बनाना है, मीसो भी बनाना है, तो मैं मिथाइल लगाऊंगा यहां पर और H लगाऊंगा यहां पर। ऐसा क्यों, मिथाइल मैंने यहां क्यों नहीं लगाया, H मैंने यहां क्यों नहीं लगाया, ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। दरअसल अगर आपके पास में न्यूमैन प्रोजेक्शन है, उसका मीसो चेक करना बहुत आसान है। आप किसी एक कार्बन को, किसी एक कायरल कार्बन को होल्ड करके दूसरे को रोटेट कर दो 60 डिग्री के एंगल पर। अगर सेम ग्रुप के ऊपर सेम ग्रुप आ जाए तो वो जरूर मीसो होगा, और अगर एक भी ग्रुप सेम ना आए तो वो मीसो नहीं होगा। देखो मैंने जो ये सर्कल वाला कार्बन है, मतलब जो रियर कार्बन है, इसको फिक्स कर दिया, और जो डॉट वाला फ्रंट कार्बन है इसे रोटेट किया, ऐसे एंटी क्लोज कर रहा हूं। तो H के ऊपर H, OH के ऊपर H, OH, और मिथाइल के ऊपर मिथाइल आ जाएगा, ठीक। या ऐसे रोटेट कर दो, मिथाइल के ऊपर मिथाइल, OH के ऊपर OH, H के ऊपर H। अगर मैं गलती से भी मिथाइल यहां ना लगाता, H लगाता और मिथाइल यहां लगाता, तो इसे रोटेट करने के लिए 180 पे मैं ट्राई करता, तो मिथाइल से मिथाइल तो रोटेट हो जाता 180 पे, लेकिन X OH से ओवरलैप पूरी तरह नहीं हो पाता। मतलब कहने का यह है कि अगर मैं मिथाइल को यहां पर रखता हूं, H को यहां पर रखता हूं, तो दिखाई दे रहा है कि 60 डिग्री के रोटेशन से सेम ग्रुप के ऊपर
फ्रंट कार्बन के सेम ग्रुप रियर कार्बन के सेम ग्रुप के ऊपर ओवरलैप कर पा रहे हैं, तो वो मीसो बना रहे हैं। अगर मैं उल्टा कर देता, यहां मिथाइल लिख देता, यहां H, तो 180 पे रोटेट करने की ट्राई करता, मिथाइल को तो पूरा ओवरलैप कर लेता, लेकिन HOH से क्या ना होता, पूरा एक्लिप्स ना होता और वो मीसो ना होता। मीसो भी बनाना है, ये सवाल की शर्त है, इसलिए मिथाइल की जगह मैंने H लिया और यहां मैंने मिथाइल लिया, ताकि 60 डिग्री पे रोटेट हो तो मिथाइल को मिथाइल एक्लिप्स कर ले, OH को OH कर ले, H को H कर ले। तो जो ये वाला ऑप्शन था यही एकमात्र इसका सही ऑप्शन मुझे लगा। ठीक है, अब क्या ऑप्शन दिए थे ये तो आपको ही पता है, देख लो आप। देखो दूसरा सवाल क्या है कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराई गई, तो क्या बनेगा, पहले तो ये पता होना चाहिए, सवाल फिर बताता हूं बाद में आपको। पहले मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर लिख देता हूं, CHO CH2OH और यहां पर क्या OH OH, ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, आप तो इसको जानते ही होंगे लेकिन फिर भी देख लीजिए। ठीक है भाई, ये ग्लूकोज है, डाइल्यूट HNO3 से मैंने रिएक्शन करा दी। मैं आपको बता दूं कि डाइल्यूट और कॉन्संट्रेटेड दोनों तरह के HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मगर H2SO4 के केस में डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग नहीं है, सिर्फ कॉन्संट्रेटेड H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग है। लेकिन यहां डाइल्यूट HNO3, तो ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, मैंने बताया ना कि आज के पेपर में मैं बहुत कुछ आपको दूंगा। तो डाइल्यूट HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन अपनी मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड में अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप जानते हैं। तो यहां पर HNO3 क्या करेगा, CHO को भी ऑक्सीडाइज करेगा, CH2OH को भी ऑक्सीडाइज करेगा। CHO के ऑक्सीडेशन से हमेशा बनता है COOH, और प्राइमरी एल्कोहल CH2OH के ऑक्सीडेशन से भी डाइल्यूट HNO3 यहां पर क्या बना देगा, COOH बना देगा। यानी एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें ऊपर भी COOH आएगा और नीचे भी COOH आएगा। बाकी जो यहाँ 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पे ग्रुप है वो सेम रहेंगे, और इस कंपाउंड का नाम होता है सैकरिक एसिड। और इसके बारे में IIT ने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि सैकरिक एसिड PPL को रोटेट करता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है +52.7 डिग्री पर, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में +52.7 डिग्री पर रोटेट करता है। और पूछा है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड, मतलब ये तो +52.7 पे रोटेट करता है, अगर हमें एक ऐसा कंपाउंड बनाना है, अगर हमें एक ऐसा कंपाउंड बनाना है डाइल्यूट HNO3 के रिएक्शन से जो -52.7 डिग्री पर रोटेट करे, तो हमें स्टार्टिंग कंपाउंड क्या लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग कंपाउंड क्या लेना पड़ेगा। ठीक, तो आपने देखा ग्लूकोज से क्या बनता है, +52.7 डिग्री रोटेट करने वाला, तो -52 पे रोटेट करने वाला बनाना है, तो क्या लेकर चलेंगे। ऑब्वियसली ये एनंटियोमर की प्रॉपर्टी है, एनंटियोमर की मिरर इमेज, इनमें मिरर इमेज वाला रिलेशनशिप होता है। और अगर ये डेक्स्ट्रो यानी कि डेक्स्ट्रो वाला +θ रोटेट करता है तो लीवो वाला -θ रोटेट करेगा, और ये होते क्या है, एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो इस सवाल में ज्यादा कुछ नहीं करना था, ग्लूकोज का ये जो डी ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये इसका मिरर इमेज आपको चारों ऑप्शन में सिलेक्ट करना था, और चारों ऑप्शन में जो भी इस डी ग्लूकोज का, मैं डी यहां पर स्मॉल डी नहीं बोल रहा हूं, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन वाला डी बोल रहा हूं। स्मॉल डी डेक्स्ट्रो को डिनोट करता है, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट करता है, और दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता। साइन ऑफ रोटेशन डी और एल से पता लगता है, छोटे वालों से, और कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी और कैपिटल एल से। यहां मैं इसको डिस्कस नहीं कर सकता वरना वीडियो अननेसेसरीली बहुत लंबा हो जाएगा।
तो कुछ नहीं करना, -52.7 डिग्री पर रोटेट करने वाला बनाना है, यानी कि यहाँ जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर ग्रुप लगने हैं वो क्या होने हैं, इनके मिरर इमेज वाले होने हैं। तो इसलिए इस कंपाउंड में क्या कर देना है, इस कंपाउंड की यानी कि ग्लूकोज की मिरर इमेज बना देनी है। तो वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इतना तो आप सब समझते ही हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये बहुत बारीक सी चीज है जो सब बता देते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन में एज इट इज रहने देता हूं, ये मैंने वर्टिकल लाइन एज इट इज रहने दी, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ग्रुप में मिरर इमेज की तरह पलटता चलता हूं, OH H H OH OH H OH H। लेकिन ये सवाल मोर देन ऑप्शन करेक्ट वाला था, इसका मतलब यहां पर एकमात्र ऑप्शन ये सही हो जरूरी नहीं है, दूसरे ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है, और हम जानते हैं कि फिशर प्रोजेक्शन को अगर 180 डिग्री पे रोटेट कर दें तो कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलती है। तो इसके इक्विवेलेंट एक कॉन्फ़िगरेशन और बना दूंगा, वर्टिकल लाइन को 180 पे रोटेट करो, CH2OH चला जाएगा ऊपर, CHO आ जाएगा नीचे। ये 180 पे रोटेट कर दी वर्टिकल लाइन। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन्हें भी वर्टिकल 180 डिग्री पर रोटेट करना है। इनका तरीका समझना भाई, सबसे पहले फर्स्ट और फोर्थ को रोटेट आपस में इंटरचेंज कर दो, ये OH आ जाएगा यहां और ये H चला जाएगा वहां, मतलब ऐसे ऐसे। तो H चला गया वहां, OH आ गया यहां, 1 को 4 से इंटरचेंज कर रहे हैं, ऐसे ही 1 का H और 4th का OH इंटरचेंज हो जाएगा। ये 180 का रोटेशन कर रहा हूं मैं, ध्यान रहे। सेकंड और थर्ड के साथ भी ऐसे ही करना है, सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन और थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो OH से OH एक्सचेंज होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, OH ही रहेगा, OH ही रहेगा। X से H एक्सचेंज होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, HH ही रहेंगे। तो यहां पर ये और ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि फिशर प्रोजेक्शन को 180 डिग्री पे रोटेट करने पर कॉन्फ़िगरेशन किसी भी काइरल सेंटर की चेंज नहीं होती है। बस ये CHO नीचे आ गया, CH2OH ऊपर चला गया, और 1 को 4 से एक्सचेंज करना है, 2 को 3 से एक्सचेंज करना है। हॉरिजॉन्टल में बच्चे गलती कर बैठते हैं, और एक्सचेंज 180 पे कैसे करना है, डायगोनली ऐसे। तो मिरर इमेज तो 180 पर रोटेशन होकर बनने वाली कॉन्फ़िगरेशन बनाने की ये देसी ट्रिक है अपना, एकदम से बढ़िया सब, उसका कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। ऐसे 180 पे हॉरिजॉन्टल लाइन आप एक्सचेंज करके 180 पे रोटेट कर सकते हो। मैं आपको दूसरा दिखाता हूं, जैसे यहां C है और ये तो C1 है और ये C2 है, यहां पर है A, यहां है B, यहां पर है E, यहां पर है F। इसकी जो है सेम कॉन्फ़िगरेशन 180 डिग्री पर रोटेट करके बनानी है। तो 180 पे रोटेट करेंगे तो क्या होगा, C2 चला जाएगा ऊपर और C1 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या करेंगे, कैसे करेंगे, B को E से एक्सचेंज कर दो तो E यहां, B यहां, A को F से एक्सचेंज कर दो तो F यहां, A यहां। तो इस तरीके से ये वाली कॉन्फ़िगरेशन और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इन्हें मैंने 180 पे रोटेट किया है। वर्टिकल लाइन को तो 180 पे रोटेट करना बहुत आसान है, C1 नीचे C2 ऊपर। हॉरिजॉन्टल को यहां से डायगोनली ऐसे चेंज कर दो तो वो अपने आप ही क्या हो जाती है, 180 पर रोटेट हो जाती है। F चला गया एक ही जगह, B आ गया एक ही जगह। तो ये 180 डिग्री पे रोटेशन करने का तरीका है, किसे, फिशर प्रोजेक्शन को। ये देसी तरीका है और कभी फेल नहीं होता। तो खैर इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, ये भी दिए गए यहां से भी सैक्रिक एसिड बनेगा ना, अगर HNO3 से ऑक्सीडाइज करोगे तो यहां से भी सैक्रिक एसिड बनेगा, लेकिन वो सैक्रिक एसिड कैसा होगा, जो माइनस के 52.7 डिग्री पर रोटेट करेगा। क्यों माइनस,
क्योंकि इसकी ये क्या है, मिरर इमेज, यानी कि ये इसका क्या है, एनंटियोमर, और एनंटियोमर क्या करते हैं, एंगल ऑफ रोटेशन अपोजिट कर देते हैं। और ये आइडेंटिकल है, क्योंकि इसको कैसे बनाया, इस वाले को 180 पे रोटेट करके बनाया, यानी कि वर्टिकल लाइन में जो ऊपर है वो नीचे कर दिया, नीचे है ऊपर, और हॉरिजॉन्टल लाइन में भी मैंने 180 पे रोटेशन किया है। लेकिन कैसे करते हैं, जो डायगोनली अपोजिट है उन्हें एक्सचेंज करके करते हैं, वही मैंने यहाँ पर किया है। आई होप मेरी ये ट्रिक, मेरा ये तरीका आपको पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो मुझे बता दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 आपके सामने है, जो कि एक सिंपल इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, डेली रूटीन का क्वेश्चन है। ब्रोमिनेशन करना है और मोनोब्रोमिनेशन करना है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये बताना है। ब्रोमीन को सनलाइट की प्रेजेंस में लिया है, अगर NBS होता तब भी यही कहानी होती, एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, और सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमीन है तो अब भी यही कहानी है। सनलाइट है तो एडिशन तो होगा नहीं, वो तो रूम टेम्परेचर पर होता है, ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन होना है, इसीलिए मोनोब्रोमिनेशन प्रोडक्ट पूछे भी हैं, ये तो अंडरस्टूड है। तो यहां पर क्या करेंगे, एलाइलिक पोजीशन पर होता है हमेशा मोनोब्रोमिनेशन, तो डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है, उस पर आप रेडिकल बनाते चले जाओ। तो डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट ये है एक यहाँ रेडिकल, डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट ये है एक यहाँ रेडिकल, डबल बॉन्डेड से एक नेक्स्ट ये है तो यहाँ रेडिकल। ये 3 तरह के रेडिकल बन सकते हैं, क्योंकि 3 ही एलाइलिक रेडिकल यहाँ पॉसिबल है, तो तीनों मैंने बना दिए। ठीक, अब इनमें हो सकता है रेजोनेंस भी, तो रेजोनेंस भी आपको करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ पर रेजोनेंस किया तो रेजोनेंस करने के बाद क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये रेडिकल चला जाएगा यहाँ। अगर मैंने इसमें रेजोनेंस किया तो इससे क्या बन जाएगा, जरा देखें आप, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ ये टर्शियरी रेडिकल। और अगर मैंने यहाँ पर रेजोनेंस किया तो उससे क्या होगा, आप ये भी देख लें, यहाँ पर ये रेजोनेंस हुआ तो डबल बॉन्ड, और ये जो सेम है उन्हें आइडेंटिफाई कर लो। आई थिंक ये सेम है, 1 2 3, 1 2 3, हाँ ये सेम है, तो इनमें से इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, मोनोब्रोमिनेशन, तो ये एरो हटा देता हूं मैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले तो ये तो रेजोनेंस करने में हेल्प लेने के लिए मैंने लगाए थे, तो मोनोब्रोमिनेशन कर देना है, रेडिकल हटाना है, Br लगा देना है, रेडिकल हटाना है और Br लगा देना है। ठीक है, तो यहां पर भी Br और यहां पर भी Br, और बच्चों यहां पर भी क्या, Br। अब देखो कायरल सेंटर तो नहीं बन रहा, नहीं इसमें तो नहीं है, तो ये 1 गिना जाएगा। इसमें तो ये कायरल सेंटर बन गया, तो 2 बनेंगे, पेयर ऑफ एनंटियोमर डेक्स्ट्रो और लेवो का मिक्सचर। इसमें कितने हैं, ये भी कायरल सेंटर है, तो ये भी 2 गिने जाएंगे, D और L। यहां पर अगर Br लगाया है तो ये भी कायरल सेंटर है, क्यों बच्चों, ये भी तो कायरल सेंटर है ना, ये Br लगने के बाद, हाँ यहाँ पर कायरल सेंटर है, तो ये 2 बनेंगे, 2 गिने जाएंगे, डेक्स्ट्रो और लेवो। और ये भी कायरल सेंटर है तो ये भी 2 गिने जाएंगे, तो कितने हो गए भाई, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, तो 9 इज द आंसर। तो इस सवाल का आंसर था 9। आई होप समझ में आया होगा। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ये दिया हुआ है आपके सामने। सबसे पहले इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, नंबर 1 पे ओजोन, नंबर 2 पे जिंक वाटर, यानी कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करना है। तो सबसे पहले तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दो O, यहां से रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दो O। तो ओजोनोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये ट्रिक सब जानते हैं जो मैंने लगाई है, डबल बॉन्ड तोड़ के दोनों कार्बन पे ऑक्सीजन दे देना है। देखिए गाइस, ओजोनोलिसिस करने के बाद फर्स्ट और सेकंड स्टेप के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आपको बोर्ड पर प्रोडक्ट साइड में दिख रहा होगा। ठीक, ये प्रोडक्ट बन जाएगा।
अब इसकी तीसरे स्टेप में NH2OH यानी हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करानी है, तो मैं वो भी करा देता हूं। क्या होगा, आप जानते हैं एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में यह आता है, H2O निकल जाएगा और ऑक्साइन बन जाएगा, NOH O की जगह आ जाएगा, H2O निकल जाएगा। वो भी निकाल के दिखाता हूं आपको। तो देखिए गाइस, प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा जो आपके सामने है। देखा, H2 यहां से चला गया और O जो यहां लगा हुआ था वो निकल गया, तो NOH बन गया यहां पर। ठीक, तो क्वेश्चन क्या था पेपर में, सवाल ये आया था कि कितने एटम ऐसे हैं जो sp2 में है फाइनल प्रोडक्ट में, कितने एटम ऐसे हैं, तो गिन लो। 4 तो कार्बन ही sp2 में है क्योंकि डबल बॉन्डेड है, क्यों भाई, तो 4 तो कार्बन है, और नाइट्रोजन भी 1 2 3, स्टेरिक नंबर हर एक नाइट्रोजन का क्या हुआ जा रहा है, 3, तो चारों नाइट्रोजन भी किसमें है, sp2 में है। देख लो आप, चारों नाइट्रोजन भी किसमें है, sp2 में। और खास बात क्या है, ऑक्सीजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है। देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी sp2 में होगा। तो 9 10 11 और 12 वो लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में होता है, जो रेजोनेंस में होता है। मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि वो जो कॉन्जुगेशन में है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ऑक्सीजन का स्टेरिक नंबर 1 लोन पेयर, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा नाइट्रोजन से आता है 3, मतलब sp2। तो ऑक्सीजन का भी, नाइट्रोजन का भी और कार्बन का भी टोटल 12 एटम का यहाँ स्टेरिक नंबर 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो आंसर इज 12। ये भी इंटीजर टाइप था। और एक सवाल ये भी आया है कि एक ये कंपाउंड जो स्ट्रक्चर दी गई है बोर्ड पर, इसकी रिएक्शन सोडियम और लिक्विड अमोनिया से करानी है। आप समझ गए होंगे कि बर्च रिडक्शन कराना है। तो बर्च रिडक्शन कौन कौन शो करता है, मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। नंबर 1, नॉन टर्मिनल अल्काइंस, यानी कि इंटरनल अल्काइंस शो करती है, और जो टर्मिनल अल्काइंस है वो शो नहीं करती। तो इसका मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस होने वाला नहीं है। नंबर 2 पे टर्मिनल अल्कीन्स, कॉन्जुगेटेड डाइन, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, लेकिन ग्रुप फिनोल ना होना चाहिए, ग्रुप OH ना होना चाहिए, यानी कि फिनोल जो है वो रिड्यूस नहीं होता है। तो जो रिड्यूस नहीं होते बर्च रिडक्शन से वो भी लिख देता हूँ। अब मैंने लिख कर दिए हैं वो कंपाउंड जो बर्च रिडक्शन शो नहीं करते, उनमें आते हैं नंबर 1 टर्मिनल अल्काइंस, नंबर 2 नॉन टर्मिनल अल्कीन्स और नंबर 3 फिनोल। तो बस अब कुछ नहीं बचा, आसान सवाल है। दिए गए कंपाउंड के जो इंटरनल अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड है उसे रिड्यूस कर दो ट्रांस अल्कीन में। जी हाँ, लिंडलर्स कैटलिस्ट से सिस अल्कीन बनती है, और अगर बर्च रिडक्शन कराएं तो ट्रांस अल्कीन बनती है, प्रोडक्ट बना दो। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा जो आपके सामने बोर्ड पर मैंने लिखा है। इंटरनल अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में मैंने चेंज कर दिया है, और टर्मिनल अल्काइन रिड्यूस नहीं होगी, जैसा मेरे नोट्स बना कर दिए हैं। तो ये था जो क्वेश्चन मेरे हाथ लगे उनका सॉल्यूशन। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, समझ में आया होगा। पेपर कैसा था, बहुत इजी था जी, एडवांस के हिसाब से बहुत इजी था, क्योंकि हमारे डेली रूटीन के क्वेश्चन हैं। ये ऐसे क्वेश्चन तो हम अपने एग्जाम्पल के तौर पर अपनी क्लास में डिस्कस कर देते हैं, हमारे क्लास नोट से ही सारे सवाल हैं, तो मुझे मुश्किल नहीं लगा, बहुत इजी पेपर था। आगे आप अपनी जो टिप्पणियां हैं, जो अपने कमेंट्स हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए कि पेपर आपको कैसा लगा, मेरा सॉल्यूशन कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करिए मेरी हौसला अफजाई के लिए और मुझे क्या करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मिलते हैं अगर नए क्वेश्चन हाथ लगे तो उनके सॉल्यूशन में। थैंक यू, बाय बाय।